ऊपर नीचे खा लेना। टीवी ऑन नहीं है, वो मेरे को पता है टीवी ऑन नहीं है, पता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी इसीलिए। चलो बंद कर, बनाएंगे तो अमेजोन आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा आपसे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक जो उसका, कुछ कुछ टॉपिक जो उसका, वो टॉपिक आपके सिलेबस से नहीं रहता वो, इसीलिए उतना ज्यादा डिटेल पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर मान लीजिए आप जेई मेन क्यू करके चले जाओगे ना, तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर टफ करेगा तो उसी के रिगार्डिंग, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जेई मेन में भी जाते थे, एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन मिलता है आपको? मोर देन 200 मिलता है कि नहीं? देख, हम रहता है कि नहीं? तो जेई मेन का जो पेपर क्यूआईक्यू है और नीट का जो क्यूआईक्यू है, आप उसी पे जो रिमेनिंग चैप्टर बना रहे हो उसी को बनाओ। क्योंकि ज्यादा इधर उधर रिसोर्स लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम का है आपके पास होता है। तो उतना ही करने पे आप देखना कि एप्लीकेशन आ जाएगा आपका। नीट का जब क्यूआईक्यू बनाओगे या कोई सेट पेपर सेट बनाओगे, तो देखो क्वेश्चन ऑर्गेनिक का हो रहा है कि नहीं आपसे। बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। ज्यादा स्टडी मटेरियल बनाओगे तो टाइम का है आपके पास कि 4 स्टडी मटेरियल बनाओ एक ही चैप्टर का, नहीं टाइम है उतना। इसलिए जेमेन क्यूआईक्यू देखो, नीट का क्यूआईक्यू देखो, और बस। देखो, एमीन्स में कहा था गए थे, एमीन्स में डाइजोटाइजेशन मैंने करवा दिया था ना। फिर लिखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2 था ना, विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2। ऐसे में आ गया था डाइजोनियम कपलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन आता है इससे। कपलिंग जाओगे तो कपलिंग में देखना क्या होता है, सबसे पहले देखना ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन डाइजोनियम कैटायन है ये। रेजोनेंस होगा कि नहीं इसको बताना आप लोग, होगा रेजोनेंस? आप देखो ना, एक तो रेजोनेंस दिखाओगे ना, तो एक तो रेजोनेंस दिखाओगे आप यहाँ पे इसके साथ, देखना। ये नाइट्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका प्लस इधर आ जाएगा, और ये होगा आपका। फिर आगे भी तो रेजोनेंस होगा। अगर, अब ये बता दो, अगर पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा तो ये पुअर इलेक्ट्रोफाइल होगा कि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होगा? पुअर। एक होता है ये वीक इलेक्ट्रोफाइल। अब बता दो, वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के, बेंजीन पे जब इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन करवाते हैं हम लोग, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो बेंजीन रिंग क्या होना चाहिए? मोर न्यूक्लियोफिलिक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में सबसे ज्यादा कौन देता है आपका? OH-NH2 ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है। तो इसीलिए क्या होता है, डायजोनियम कपलिंग जब देखते हो ना, तो कपलिंग किसके साथ देखते हो आप? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ, बस यही रीजन है। इसीलिए आप कपलिंग किसके साथ देखते हो? एनिलीन के साथ। कपलिंग किसके साथ देखते हो? फिनॉल के साथ। कपलिंग अगर आप एनिसॉल के साथ करवाएंगे ना, तो फिर आपको ये जो बेंजीन डाइजोनियम कैटायंस है ना, इसका ऑर्थो वन पारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आप दे दो। नाइट्रो ग्रुप देने से इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना स्टेबिलिटी कम होता है। स्टेबिलिटी इस बार जेई में पूछा था इसका, किसका? बेंजीन डाइजोनियम कैटायंस का। याद रखना, ये कार्बो, ये बेंजीन डाइजोनियम कैटायंस है, इसमें क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोगे, इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सुनो फिर से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेक द डायजोनियम कैटायन मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन के लिए विथड्रॉइंग चाहिए, इसके स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहिए। आई बात समझ में? तो लिख लो कहीं पे, बेंजीन डायजोनियम कैटायन स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेंजीन डायजोनियम कैटायन स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये याद रखिएगा। अब वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब जब ये वीक इलेक्ट्रोफाइल हो गए तो इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो देखना यहाँ पे, लिख लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप like NO2 increases the electrophilicity.
डाइजोनियम कैटायंस। अब देखना है क्या होता है कि इसमें डाइजोनियम कैटायन अगर लेंगे, ये N2+ लिए, फिर ये NO2 लिया आपने, फिर ये डाइजोनियम कैटायन लेंगे, N2+ लेंगे, और यहाँ पे NO2 लिया आपने, और ये NO2 लिया। एक यहाँ पे डाइजोनियम कैटायन लेंगे, N2+ लिया आपने, फिर यहाँ पे डाइजोनियम कैटायन लेंगे, N2+, यहाँ पे मेथॉक्सी लेंगे। आप बताना यहाँ पे चारों में सबसे बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें। इलेक्ट्रोफिलिसिटी जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें? सबसे ज्यादा होगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 3, सबसे कम कौन होगा 4। अच्छा ये बताओ, ये जो एरोमेटिक, ये जो आप देख रहे हो डायजोनियम कपलिंग जो देखते हो, ये कौन सा रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है ये? डायजोनियम कपलिंग जो होता है, ये डायजोनियम कपलिंग किस टाइप का रिएक्शन है? ये डायजोनियम कपलिंग होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है ये? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये। आपने बेंजीन पर नाइट्रेशन किया था, क्या था वो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने बेंजीन पे सल्फोनेशन किया था, क्या था वो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने फेनॉल पे नाइट्रेशन किया था, क्या था वो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वही करने जा रहा हूँ। कर लेंगे ये। अब देखना यहाँ पे, सबसे पहले लिखो कपलिंग विद फेनॉल। इट प्रोसीड्स इन स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन। पीएच आप मेंटेन करोगे यहाँ पे 4 to 6, नहीं 9 to 11 मेंटेन करेंगे। स्लाइटली अल्कलाइन बोले ना, तो क्या लिए 9 to 11 मेंटेन करोगे। और ये बफर के थ्रू करते हैं हम लोग, बोरिक एसिड होता है ना, और तो बोरिक एसिड उसी का बोरिक एसिड का बफर बनाते हैं यहाँ पे। तो प्रोसीड इन स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन बिकॉज फेनॉक्साइड, देखो अल्कलाइन मीडियम जाओगे तो फेनॉल तो इन्वॉल्व हो गए, फेनॉक्साइड इन्वॉल्व हो गए रिएक्शन में। फेनॉक्साइड, फेनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल टुवर्ड ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, बस इसीलिए। फेनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल टुवर्ड्स a weak electrophile। कई बात समझ में? तो वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कौन होगा? मान लो कि अगर फेनॉल फेनॉक्साइड में जाओगे तो फेनॉल या फेनॉक्साइड कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? तो फेनॉक्साइड ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड द वीक इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रोसीड दिस रिएक्शन इन स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब देखना क्या करेंगे यहाँ पे, कि ये फेनॉल लोगे, ये डायजोनियम कैटायन्स होता है। डायजोनियम कैटायन का स्ट्रक्चर जाओगे तो ये कुछ अपने अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये कुछ ऐसा होता है डायजोनियम कैटायन। और क्या लेंगे यहाँ पे, पीएच मेंटेन करेंगे आप कितना, 9 to 11 मेंटेन करेंगे पीएच। क्या ये बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है? कहाँ पे अटैक करेगा? पारा पोजिशन पे। तो ये देखते नहीं, पारा पोजिशन पे अटैक करता है, यहाँ पे पारा पोजिशन पे। सही बात समझ में? तब पारा पोजिशन पे अटैक कर जैसे करेगा तो देखो क्या बनेगा ये। मैकेनिज्म डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी पता है मैकेनिज्म कैसे होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा। इसको बोलते हैं पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अब बेटा ये जो एजो ग्रुप होता है ना, ये एजो ग्रुप, अगर इसके कंजुगेशन अगर बेंजीन के साथ आ जाता है ना, तो वो कंपाउंड कलर्ड होता है।
तो ये आपका क्या होता है, ऑरेंज डाई होता है ये। डाई बता में पैराडॉक्स, ये जो बेंजीन ऑरेंज कलर का डाई होता है ये याद रखिएगा। और ये एजो ग्रुप किसको बोलते हैं, एजो ग्रुप ये याद रखो। एजो ग्रुप मैंने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जेल्डाल्स मेथड एजो ग्रुप का नहीं कंपाउंड देता था। याद करो, किसी कंपाउंड में अगर जेल्डाल्स ग्रुप ये आपका एजो ग्रुप रहता था तो फिर हम लोग एस्टिमेशन नहीं कर पाते थे जेल्डाल से। तो एजो ग्रुप जब कंजुगेशन होता है बेंजीन के साथ या किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ कंजुगेशन करोगे तो कंपाउंड में कलर्ड होता है। और जनरली जो डाई इंडस्ट्री में कंपाउंड यूज करते हो यही सब कंपाउंड यूज करते हो, इंडिकेटर जो यूज करते हो मेथाइल ऑरेंज सब यही ऐसे ही बनता है मेथाइल ऑरेंज। बता देते कैसे मेथाइल ऑरेंज बनता है आपको, ये समझ में आया आपका। और देखो, नोट करके लिख लो, देखो। इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल। लैब का ये रिएजेंट्स होता है, लैब रिएजेंट्स होता है, इंडिकेटर होता है, इससे बीटा नेप्थॉल है। बीटा नेप्थॉल के साथ भी जो कपलिंग करोगे 9 2 प्लस, और किस में, बेसिक मीडियम में, ये पीएच कितना मेंटेन रखते हैं हम लोग, 9 to 11 मेंटेन करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये नाइट्रो, ये पीएच, इसका कलर होता है रेड। तो बीटा नेप्थॉल ट्रीटेड विद डाइजोनियम कैटायन की, तो याद रखना रेड कलर। फेनॉल के साथ क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा, बीटा नेप्थॉल के साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखना बीटा नेप्थॉल किसको बोलते हैं हम लोग, नेमिंग होता है इसका अल्फा बीटा 2 रिंग सिस्टम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन, ये बीटा गामा ऐसे करके नेमिंग होता है। तो बीटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल डाइजोनियम कपलिंग, ये अल्फा पोजीशन पे अटैक करता है, कलर इसका रेड होता है। याद रखोगे। इन स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन। आपने क्या किया, पीएच 9 to 11 मेंटेन किया। अगर मान लो पीएच हम लेके चले जाते 12 13, तो क्या होता है, स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम हो जाता है। तो स्ट्रांग अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, देखो। ये डायजोनियम कैटायन जो देखते हो ना, डायजोनियम कैटायन, जैसे स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम लोगे तो OH माइनस कंसंट्रेशन हाई होगा। वो क्या करेगा, उसको एसिड बेस का देखो वहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन पे ये अटैक कर देगा। इसको बोलते हैं हम लोग डाई एजोटिक एसिड बोलते हैं हम लोग। और ये बेसिक मीडियम में क्या करेगा, एसिड है तो आयनाइज भी हो जाएगा आपका, तो ये आयनाइज हो गया, डाइजोटेट बना दिया ये। अब बता दो, पहले डाइजोनियम कैटायन क्या था, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आप स्ट्रॉन्गर बेसिक मीडियम लेंगे तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर लॉस हो जाएगा, क्योंकि उस पर देखो OH माइनस अप्रोच कर लिया। अब OH माइनस अप्रोच करने के बाद क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ गया। किसी भी स्पेसीज पे निगेटिव चार्ज जब आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं रहा वो। इसलिए याद रखना, कैनॉट कपल, ये क्या करता है, ये कपलिंग नहीं कर पाता, कैनॉट कपल। इसीलिए बेटा पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको बफर के थ्रू मेंटेन करना पड़ेगा। अगर स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन लेंगे तो कपलिंग आपका स्टॉप हो जाएगा। भाई बात समझ में। नेक्स्ट लिखो, कपलिंग विद एनिलीन। इट इज कैरिड आउट इन slightly acidic solution to avoid the chance of anion coupling। देखो होता क्या है, लिखना नहीं, पहले देखना, पहले देखो क्या होता है। यहाँ पे लिख देता, देखो ये एनिलीन है। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन नाइट्रोजन पे लॉन पेयर तो है, दैट लॉन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे तो हाई है। अब क्या होगा कि डायजोनियम कैटायन जब यहाँ पे अटैक करता है, ये डायजोनियम कैटायन,
तो जब किसी भी कपलिंग करवाने जाते हैं हम लोग, तो डायजोनियम कैटायन देखता है वहां पे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे हो, तो वहां पे अटैक करता है वो। ये नहीं देखता वो कि बॉन्ड स्ट्रांगर होगा कि वीकर होगा, डजेंट मैटर। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगा वहीं पे अटैक कर देगा वो। सही बात समझ में? तो ये क्या करता है कि अगर मान लो कि एसिडिक मीडियम नहीं देंगे आप, तो क्या करता है ये कि एसिडिक मीडियम नहीं दोगे तो ये क्या करेगा, देखो एन कपलिंग कर देगा। एन कपलिंग का मतलब होता है ये, देखो ये एन कपलिंग ये होता है ये। एन हो गया ये, डबल बॉन्ड हो गया ये, और ये पीएच, इसको बोलते हैं हम लोग एन कपलिंग। मतलब किसके साथ कपलिंग कर दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये कहाँ पे अटैक कर दिया, इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे अटैक कर दिया, तो उसको बोल दिया एन कपलिंग। आप क्या करेंगे, जैसे आप स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे, तो फिर क्या करेगा बेटा, इसको प्रोटोनेट करके वहां से सेपरेट कर देगा। फिर से इसको प्रोटोनेट करके क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। और सेपरेट करके क्या कर देगा वो, कार्बन नाइट्रोजन का कपलिंग करवा देगा। मतलब अब क्या करेगा, देखो यहाँ पे जब पीएच लिए थे, यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एनएच है ये, और डबल बॉन्ड ये क्या होगा, पीएच है ये। कपलिंग करेगा तो ये प्रोटोनेशन होगा, फिर यहाँ से ये सेपरेट हो गया। ये कब पॉसिबल है आपका? मतलब आप तो जा रहे हो एनएन कपलिंग करने, लेकिन एसिडिक मीडियम क्या करेगा, आपको प्रोटोनेट करके वहां से फिर हटा देगा। मतलब आप कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग के लिए ही फिर आप वहाँ पे आप कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग ही फेवर करोगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग आपका स्टॉप हो जाएगा। तो बस उसी के हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये कंपाउंड गया आपका आगे, ये नाइट्रोजन था आपका। फिर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ये हो गया, ये फेनॉल आ गया आपका, ये फेनॉल लिंक। यहाँ पे क्या होगा, NH2। अब बताओ ये कौन सा कपलिंग है, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। बेटा याद रखना, कपलिंग के थ्रू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है। आपसे नीट में यही सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि इन विच वन रिएक्शन न्यू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विल अकर। कहाँ पे आपका न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ये तो यही से तो पूछता है आपसे। कहाँ पे OH बॉन्ड टूटता है, कहाँ पे CO बॉन्ड टूटता है, यही से तो पूछेगा आपसे। तो याद रखना यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है। जितना भी कपलिंग करते हैं सबसे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है। याद रखोगे। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग पारा एमिनो एजो बेंजीन। इसी का कलर होता है येलो कलर, येलो डाई होता है ये। तो आप सिंपली ये याद रखना कि आपने क्या किया, एनिलीन लिया। देखो ये एनिलीन लिया आपने, और ये क्या किया, डाइजोनियम कैटायन लिया आपने। कहाँ पे लेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे, पीएच कितना मेंटेन करेंगे, तो मैंने बता दिया आपको 4 to 6 मेंटेन करना आपको। स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेंगे, जैसे स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आयनन कपलिंग हो जाएगा, ये कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग होगा आपका। देखना यहाँ पे, ये क्या होगा, NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ये क्या होगा, N, ये क्या होगा, पीएच। मैकेनिज्म समझ में आता नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ से रिंग तोड़ेंगे, यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस होगा, फिर एरोमेटिसिटी गेन होगा, ये तो पता ना आपको। वही मैकेनिज्म होता है। अगर मान लो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन लेते तो क्या होता। देखो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन लोगे तो एनिलीन इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन गेट प्रोटोनेटेड, और aniline when get protonated to form the NH3 plus group, now NH3 plus is strongly deactivating, बहुत स्ट्रॉन्गर माइनस आई दिखा था, डीएक्टिवेट कर देते कि नहीं आपका, तो कपलिंग स्टॉप हो गया आपका। आई बात समझ में, इसीलिए पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कपलिंग में। जब आप एनिलीन के साथ करोगे तो स्लाइटली एसिडिक रखोगे, और जब फेनॉल के साथ करोगे तो स्लाइटली बेसिक। कहीं पे स्ट्रांगली एसिडिक स्ट्रांगली बेसिक हम लोग नहीं लेते हैं। अगर स्ट्रांगली बेसिक लेंगे तो कपलिंग आपका स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, डाइजोटाइजेशन किस पे कर दो बेटा, एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कर दो। तो एनिलीन का जब डाइजोटाइजेशन करते हैं हम लोग तो क्या लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट लेते हैं। वहां पे स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन मेंटेन करते हैं, पीएच वहां पे हम लोग 2 और 3 से नीचे रखते हैं हम लोग। रीजन क्या होगा कि जो जो डाइजोटाइजेशन फॉर्म हो, डाइजोनियम कैटायन फॉर्म होगा, जो अनरिएक्टेड एनिलीन होगा उसके साथ कपलिंग नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगा तो 100% तो नहीं होता।
तो जब एनिलीन को डाइज़ोटाइजेशन करोगे तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा मॉलिक्यूल एक ही साथ डाइज़ोटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ आपका डाइज़ोटाइजेशन में जाएगा, कुछ आपका अनरिएक्टेड रहेगा। तो जो अनरिएक्टेड एनिलीन होगा उस पर डाइज़ोनियम कपलिंग स्टॉप करने के लिए आप वहां पे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लेते हो। इसलिए डाइज़ोटाइजेशन कैरिड आउट इन द स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन, कपलिंग इज कैरिड आउट इन स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में? इसलिए पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कर लेंगे यहाँ पे। यही था आपका कपलिंग रिएक्शन, समझ में आ गया यहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही बचा था ना आपका एक। ऐसे ही आ रही है तो पढ़ तो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हेलोजनेशन। बेटा देखो, एनिलीन पे क्या करेंगे, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है। अगर एनिलीन पे आप Br2 वाटर लेके रिएक्शन करवाएंगे तो याद रखना यहाँ पे NH2 ब्रोमीन, 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 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। बेटा इसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है। और याद रखना ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ एनिलीन। इसलिए बेटा याद रखना ये सब जब रिएक्शन क्वेश्चन बनाओगे ना, सुनो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करोगे तो 3Br2 दे देना। यहाँ पे आपका क्या होगा, 3HBr को रिलीज कर देना। मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना जिसमें पॉलीमराइजेशन करके गया था, वहां पे परसेंटेज दिया था, उसका 1.6 समथिंग लाया था ना। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका जेई मेन में पूछने लगा। नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था। आप क्या करता है जेई एडवांस जेई मेन सब क्या करता है कि ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन होता है उसमें वो स्टोइकोमेट्रिक का कंसेप्ट यूज कर लेता है। मतलब कि दो पार्ट है, एक था प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करना आपके लिए, एक है आप प्लस कैलकुलेशन, तो दो पार्ट लेके चला जाता हूँ। आई बात समझ में? तो इसलिए याद रखना कि जब इस तरह का रिएक्शन सब दे तो वहां पे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। और रिएजेंट जो यूज करते हैं ना, रिएजेंट जो यूज करते हैं, देखना कि रिएजेंट अगर कंज्यूम हो रहा है ना वहां पे, तो रिएजेंट के रिस्पेक्ट में अगर पूछेगा तो रिएजेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट पूछ रहा है तो रिएजेंट को भी बैलेंस करेंगे, सबस्ट्रेट को ही बैलेंस करके आप लेके चले जाओ। जैसे क्या था, मेरे को पता था कि एसिटिलीन को पॉलीमराइजेशन करते थे क्या बनता है, बेंजीन। तो मेरे को पता है कि 3 मोल अगर एसिटिलीन लेंगे तो 1 मोल क्या बनेगा, बेंजीन। अब इसके लिए रेड हॉट आयरन 2 में कितना आयरन, ये मोल मोल कुछ नहीं मेरे को पता, जरूरत ही नहीं है आपका। अब बेंजीन बना, बेंजीन पे क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन करेंगे तो मेरे को पूछेगा कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाया मैंने। अब मान लो कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, परसेंटेज दे देगा। अब बोलेगा नाइट्रोबेंजीन का अमाउंट फाइंड करो, तो मैं सीधे 1 मोल बेंजीन से 1 मोल नाइट्रोबेंजीन बनाऊंगा। अब उसमें नाइट्रेटिंग एजेंट जो लेंगे NO3H2SO4, उसका कोई मतलब ही नहीं है वहां पे, बैलेंस करने का मतलब ही नहीं है। इसलिए सारा कुछ को बैलेंस नहीं करना है आपको, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और लो जज करते हुए कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया वाइट प्रेसिपिटेट। अगर मान लो कि इस पे, हाँ अगर मान लो Br2 दे दिया मैंने, CH2 दे दिया, कार्बन डाइसल्फाइड दे दिया, तो मैंने क्या किया, लेस पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ चले गए। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट पे जैसे गए तो इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर होता है इसका कि अभी भी पॉलीसब्स्टिट्यूशन नहीं होता। जबकि फेनॉल में आपने कंट्रोल कर लिया था, याद करो। यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यहाँ पे क्या होता है, पॉलीसब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। फॉर मोनो ब्रोमिनेशन aniline must be acetylated to reduce the activating nature of NH2 group। देखो क्या होता है ना कि डायरेक्टली अगर मान लो कि आप ब्रोमिनेशन करोगे तो पॉलीसब्स्टिट्यूशन होगा। अगर आपका इंटेंशन है कि मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले NH2 का जो एक्टिवेटिंग नेचर था, मेन प्रॉब्लम क्या था, आपको पॉलीसब्स्टिट्यूशन क्यों होता था, क्योंकि NH2 क्या होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है। अगर उसके एक्टिवेटिंग नेचर को रिड्यूस कर दोगे, कंट्रोल कर लोगे, आप एक्टिवेटिंग नेचर को कंट्रोल कर लोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, कंट्रोल हो गया। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, मोनोब्रोमिनेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसाइलेशन। एसाइलेशन के लिए एसिटालिन, एसाइल यहाँ पे क्या लिए, एसिटाइलेटेड लिए, तो एसिटाइल ग्रुप आप जोड़ोगे, तो एसिटाइल ग्रुप आएगा कहाँ से,
तो दो ग्रुप लिए थे एसिटाइलेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए थे कि एसिड क्लोराइड, एक लिए थे एसिड एनहाइड्राइड, याद करो। एसाइलेशन उसी से करते हैं हम लोग। याद करो वो लिख के दिया था मैंने, कितना बार, 2 बार पढ़ा चुका ये चीज। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एनिलीन लिए। एनिलीन का क्या होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नेचर होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एसिटिक एनाइड्राइड लेंगे आप ये। किसके प्रेजेंस में लेंगे बेटा, याद होगा, pyridine के प्रेजेंस में। जैसे एसिटिक एनाइड्राइड लेंगे तो एसिटेनलाइट बनेगा ये। अब बेटा बता दो, ये जो ग्रुप होता है ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप तो नहीं होगा। ये तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होता है कि नहीं, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। तो आपने क्या किया, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग को आपने एक मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में चेंज कर दिया। रीजन क्या है, तो आप देखो एनसीईआरटी में लिखा बहुत अच्छा से, देखो ये लॉन पेयर है ये। लॉन पेयर एक बार रेजोनेंस में किसके जाएगा, कार्बोनाइल के साथ। एक बार लॉन पेयर किसके साथ जाएगा, एनिलीन के साथ, बेंजीन के साथ। तो इससे क्या होगा, इसका विड्रॉइंग पावर क्या, ये डोनेटिंग पावर क्या होता है, लेस। इसलिए क्या होगा आपका, मॉडरेटली एक्टिविटी में चले गए हम लोग। आप क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग एसिटिनलाइट, बताए थे ना आपको। देखो आईपीसी करोगे तो इसका नाम होगा एनफेनाइल इथेनामाइड। चेक करो ना। आईपीसी करेंगे तो क्या होगा, एनफेनाइल इथेनामाइड। और कॉमन नेम जाओगे तो कॉमन नेम होता है एसिटिनलाइट। अब इस पे क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, किससे, तो देखना एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। आप बोलोगे वाटर क्यों नहीं लेंगे, वाटर लेंगे तो एमाइड का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। इसीलिए प्रोटिक सॉल्वेंट लेना आपको, एसिटिक एसिड ले लो आप। जैसे एसिटिक एसिड लेंगे तो देखो बल्कि ग्रुप है ये। इसके पारा पोजीशन पे क्या होगा, मेजर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑर्थो भी आएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो आप, एसिटिक या बेसिक, जो हाइड्रोलाइसिस करना आपको। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग। अब बताओ, एमाइड का हाइड्रोलाइसिस एसिटिक बेसिक दोनों होता था ना। याद करो, बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर देते थे, क्या बनते थे, सॉल्ट बनता था। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, एसिड बनता था। तो दोनों का हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो दोनों हाइड्रोलाइसिस ऐसे करोगे तो ये बेटा आपका NH2 फ्री हो गया यहाँ से। और ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन आ जाएगा, ये हो गया आपका मेजर। देखो, यहाँ से यहाँ का जर्नी जो होता है, देखो यहाँ से यहाँ का जर्नी होता है ये 97%। 3% ही आपका और होता है। और यहाँ तक हाइड्रोलाइसिस करते तो 80% तक हम लोग कवर कर लेते, किसको, पारा को। अब क्या होता है कि अगर मेरा इंटेंशन होगा नहीं ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन फॉर्मेशन करना, तो फिर क्या करना, पारा को ब्लॉक करना पड़ेगा। तब पारा को ब्लॉक करते सल्फोनेशन के थ्रू। सल्फोनेशन के थ्रू क्या करेंगे, पारा को ब्लॉक कर देंगे। अब पारा को सल्फोनेशन के थ्रू ब्लॉक करने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ ऑर्थो। ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन करेंगे, और फिर एसिडिक के साथ डाइल्यूट कर देंगे तो डिसल्फोनेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। ये मेथड होता है आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन का। कर लेंगे ये। नेक्स्ट देखो, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब करोगे एनिलीन का तो देखना क्या होता है ये। कंसंट्रेटेड HNO3 से करते हैं हम लोग। तो देखो क्या बनता है ये, पाराबेंजोक्विनोन बनता है ये मेनली। एनसीईआरटी जाओगे ना तो लिखा होगा कि, देखो ना वहां पे लिखा होगा टेरी लाइक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ऐसे कुछ लिखा है। टार लाइक आता मतलब कि, तो इसीलिए टार लाइक अपेयरेंस होता है इसका। टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है पता, समझ में आ गया क्या, बेंजो। फेनॉल का भी टेरी ऑक्सीडेशन होता है, उसमें होता है आपका बेंजोक्विनोन। एनिलीन में भी बेंजोक्विनोन आता है। ये मेजर होता है ये मेजर है आपका। मेनली जब एनिलीन को HNO3 से करते हैं ना, HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसको पाराबेंजोक्विनोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। बिसाइड दिस, आपका नाइट्रो डेरिवेटिव भी आता है, नाइट्रो डेरिवेटिव भी। अब ये नाइट्रो डेरिवेटिव जो होता है, इसमें देखना यहाँ पे NH2 लिए, और ये NO2 लिए, पारा नाइट्रोनिलीन। और एक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये NH2 लेंगे और ये NO2 लेंगे। ये क्या होगा, मेटा। और एक देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देख,
इसके अलावा एक आएगा ऑर्थो डेरिवेटिव भी, तो NH2 जाएंगे यहाँ पे, NO2 जाएंगे। ये जितना भी ये सब माइनर है, ये इस माइनर में डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या होता है। ये 51%, ये 47%, ये 2%। ये भी क्वेश्चन आया हुआ जेईई मेन में नीट में। सही बात समझ में, तो याद रखना कि एनिलीन पे जब नाइट्रेशन करते हैं तो बिसाइड द टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नाइट्रो डेरिवेटिव्स भी आता है वहां पे। तो नाइट्रो डेरिवेटिव है उसका 51% किसका रहता है, पारा नाइट्रो का। और फिर आपका 47% क्या होता है, मेटा नाइट्रो का। और 2% किसका होता है आपका, ऑर्थो नाइट्रो का। ये याद रखना। आप देखो यहाँ पे कि आपको बोलेगा कि वाई ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन क्यों बनता है ये, जबकि क्या आता है ये, आप खुद से सोचो, ये एक्टिवेटिंग नेचर होता है ना, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका एनिलीन होता है ये, एनिलीन HNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हो ना, तो ये एनिलीन गेट प्रोटोनेटेड। ये प्रोटोनेशन में भी चला जाता है कुछ। अब प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो बहुत मेजर पोर्शन प्रोटोनेट होकर मेटा डायरेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए आपका 47% क्या हो गया, मेटा डेरिवेटिव्स। अब इस पे जब आप क्या करेंगे, NO2+ आप इलेक्ट्रोफाइल दोगे तो क्या हो जाएगा, मेटा डेरिवेटिव्स आ जाएगा, NO2। फिर डिप्रोटोनेशन होता है आपका, तब आपका आपका आ जाता है ये NH2 आ जाएगा, ये NO2 आ जाएगा। ये याद रखना है, एनिलीन गेट प्रोटोनेटेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। जैसे प्रोटोनेटेड होगा तो क्या हो जाएगा आपका, मेटा डायरेक्टिंग, इसीलिए आपका मेटा प्रोडक्ट भी यहाँ पे 47% आ गया। आपको बोलेगा मेन कौन होता है, तो टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट याद रखना, कौन सा, बेंजोक्विनोन। कर लेंगे ये। आप क्या है, देखो, अगर आप नाइट्रेशन सक्सेसफुली करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसका ये जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना हो, नाइट्रो डेरिवेटिव का ही फॉर्मेशन हो, मेटा पोजीशन पे जो इतना आप 47% उसको आप कंट्रोल करो, हटाओ वहां से। अगर आप चाहते हो कि ऑर्थो पारा पोजीशन पे ही नाइट्रेशन हो, तो उसके लिए इसके एक्टिवेटिंग नेचर को क्या करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप कर दो एसाइलेशन। सही बात समझ में। तो याद रखना कि एनिलीन में आप हेलोजनेशन करते हो या नाइट्रेशन करते हो, सक्सेसफुल आप तभी होगे जब आप एसाइलेशन के थ्रू आओगे। विदाउट एसाइलेशन पॉलीसब्स्टिट्यूशन टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। याद रखेंगे तो लिख लो, फॉर नाइट्रेशन एनिलीन मस्ट बी एसिटाइलेटेड टू कंट्रोल द एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ किसका, एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NH2। तो देखो सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस से ही क्वेश्चन आता है इसका। NH2 लेंगे, एसिटाइल क्लोराइड ले लेंगे, आप यहाँ पे पिरिडीन लेंगे, क्या बनेगा, एसिटिन लाइट बनेगा कि नहीं। अब बेटा यहाँ पे क्या करोगे, HNO3 ले लोगे। एस्ट्रोसोफोर लो या नहीं लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन कौन आएगा, ये मेजर आएगा तो फिर क्या करेंगे आप, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एमाइड हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये NH2 आ जाएगा, और ये आपका NO2 आ जाएगा। अगर आपको फिर यहाँ पे ऑर्थो डेरिवेटिव लाना है तो फिर पारा को ब्लॉक करो सर्कुलेशन के थ्रू। वही रूट ही होता है, सर्कुलेशन के थ्रू ब्लॉक करते हैं हम लोग, आगे रिएक्शन करके ऑर्थो डेरिवेटिव लेके चले आते हैं। कर लेंगे ये। यही तो आपका नाइट्रेशन। तो क्या क्या पढ़ा आपने, नाइट्रोजेशन और हेलोजनेशन। अब लास्ट सल्फोनेशन, बस। देखो होता है क्या ना कि
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट, फिजिकल कंप्लीट, इनऑर्गेनिक आपका 50% कंप्लीट कर दिए, 50 से ज़्यादा ही कंप्लीट कर दिए, तो मेरा काम खत्म। डॉट क्लियरिंग के लिए हमेशा रहते ही हम लोग, टेस्ट चलते ही रहेगा। आपसे जो मोमेंटम बना के रखेगा ना वही विनर होगा। भगवान किसका रक्षा करते पता है? जो एकदम फोकस रहता है, और उसका उसको कभी नहीं बचाते जो कभी कर देते, हे भगवान बचा ले मुझे, उसका कभी नहीं बचाते, और भाग यहाँ से। काम चोर आदमी सब रहता है वो सब। कितना अच्छा तो दिखाए, कितना अच्छा मूवी सब में, जो जाता है नारियल चढ़ाता है, ये चढ़ाता है, ये सब चढ़ाता है, ये भगवान से विनती करता है, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। इसलिए बेटा मेहनत पे भरोसा रखो, रिजल्ट होता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट होता है। सही है। थर्ड लिखिए सल्फोनेशन। NH2 पे जब सल्फोनेशन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से। अच्छा ये बताओ एनिलीन क्या होता है, एसिड या बेस? बेस। तो जब एसिड लेके आओगे तो पहले तो एसिड बेस का रिएक्शन ही होगा। अरे इलेक्ट्रोफाइल बाद में बनाएंगे तो बोले बोले एसिड बेस रिएक्शन करो, एसिड तो है ही है, बेस तो है ही। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है ये। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं हम लोग उसको। एसिड बेस का रिएक्शन है कि नहीं है? अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग 453 से लेके 473 केल्विन पे जैसे हीट करोगे, तो यहाँ से फिर सल्फोनेशन हो जाता है, मतलब हीट करना पड़ता है। अगर हीट नहीं करोगे, H2SO4 लेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप हीट कर दोगे तो एसिड बेस रिएक्शन, वहाँ जो सॉल्ट बना के रहता है वो सल्फोनेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। सल्फोनेशन हो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, ये NH2 आ जाएगा, और ये SO3H आएगा। ये होता है आपका सल्फानिलिक एसिड्स। सल्फानिलिक एसिड्स। अब क्या होता है सल्फानिलिक एसिड में क्या होता है कि एक एसिडिक ग्रुप होता है, एक बेसिक ग्रुप होता है। बट याद रखना कि एनिलीन जब पढ़ाएंगे आपको, एमीन्स एमिनो एसिड जब पढ़ाएंगे, किसी के से डिस्ट्रक्शन देखते हैं ना, इसीलिए हमको जाना पड़ता है, और कुछ नहीं है। डिस्ट्रक्शन देखने के लिए अपना करियर अपना खुद खराब करता है, इसलिए मैं ज्यादा बोलता ही नहीं हूँ। वो तो बीवी सब तो डंडा पंडा बैठा, डंडा पंडा सीधा उधर लग जाता है, इसलिए मैं छोड़ ही देता हूँ। अब मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मेरे को दिख जाता है कहाँ पे रिजल्ट होगा कहाँ नहीं होगा, सब दिख रहा है। मेरे को सब दिख जाता है, इसलिए मेरे को कोई उल्लू बना देगा, मैं बनने वाला नहीं हूँ। मेरे को दिख जाता है, दिख जाता है ये। आइए। तो ये सल्फोनिक एसिड्स होता है, तो देखना कि जब एक ही कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप मिलेगा, जब एक ही कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप मिलेगा, तो डेफिनेटली वहां पे वन यूनिट पॉजिटिव वन यूनिट निगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ज्यूटर आयन, जो कहाँ पे होता है? एमिनो एसिड्स में। क्योंकि एमिनो एसिड जब न्यूट्रल एमिनो एसिड्स होता है आपका, या जो भी न्यूट्रल एमिनो एसिड है, तो आपने देखा होगा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जहाँ पे क्या होता है कि ना कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है ना एनोड की तरफ माइग्रेट करता है, उसी पीएच को क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे बहुत चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज जीरो। पीके आप वहां से आइसोलेटेड पॉइंट का वैल्यू कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे बायोमोलिकुल्स में कैसे होता है। तो याद रखना यहाँ पे कि सल्फोनिक एसिड भी आपका ज्यूटाराइन के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम का साइन देंगे, इक्विलिब्रियम का साइन। इक्विलिब्रियम का साइन देंगे तो ये क्या बनेगा देखो यहाँ पे, इस फोटोनेशन हो जाएगा तो NH3+ हो जाएगा, और ये SO3 क्या होगा? माइनस होगा, तो इसमें बोलते हैं हम लोग ज्यूटाराइन। तो एक बार नीट में पूछा था कि which one pair of molecule या which one molecule show the deuterium formation। तो वहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड लिया था, ग्लाइसिन लिया था, फिर आपका सल्फोनिक एसिड लिया था, लैक्टिक एसिड सब लिया था। तो लैक्टिक एसिड सब deuterium फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड में जब भी जाते थे वो एच रहता है, दूसरा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक। दोनों तो आपका एसिडिक ग्रुप ही है, तो प्रोटोनेशन तो होगा नहीं वहाँ पे, तो वो deuterium के फॉर्म में नहीं रहता आपका। टार्टेरिक एसिड सब आपको deuterium के फॉर्म में नहीं होगा।
ड्यूटेरियम तभी होगा जब आपका क्या होगा, जैसे ग्लूटामिक एसिड होता है, स्पार्टिक एसिड्स होता है, ये सब क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, तो ये सब आपका ड्यूटेरियम के फॉर्म में रहता है। आई बात समझ में? कर लेंगे ये। ड्यूटेरियम का मतलब होता है नेट। देखो कभी कभी क्या होगा, किसी किसी एमिनो एसिड में देखोगे तो एसिडिक एमिनो एसिड होता है, बेसिक एमिनो एसिड ग्रुप होता है, तब वहां पे ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन देखोगे थोड़ा यूनिक लगेगा, लेकिन ओवरऑल चार्ज जीरो होता है। ड्यूटेरियम का मतलब होता है ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। कर लेंगे ये। तो ये था सल्फोनिक एसिड। तो याद रखना दोनों कि सल्फोनिक एसिड के साथ क्या बनता है, सल्फोनिक एसिड, जो किस फॉर्म में रहता है, ड्यूटेरियम के फॉर्म में। ये याद रखना। कर लेंगे यहाँ पे। देखो कंप्लीट हो गया। देखो एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन सब देखते हो ना, एनिलीन का पीके, एनिलीन मोर देन द मेथाइल एनिल, ये सब जो आपका दिया है यहाँ पे, डिक्रीजिंग पीके वैल्यू, ये सब जो दिया है ना, बेसिक स्ट्रेंथ सब, ये सब थोड़ा क्वेश्चन बनाइएगा आप। इथेनॉइक मेथेनॉइक ये सब कन्वर्जन से थोड़ा देखना आपका, तो ये सब क्वेश्चन बनाना आप थोड़ा। देखो यहाँ पे दिया ना कि कन्वर्ट द 4 नाइट्रोटॉल्यूइन टू द 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो देखो नाइट्रो को टॉल्यूइन को बेंजोइक एसिड में लेके चलेंगे, तब वो नाइट्रो को क्या करना है, हटाना वहां पे। तो नाइट्रो हटाने के लिए क्या होता है, रिडक्शन, डाइजोटाइजेशन, डीएमिनेशन। देखो यहाँ पे क्या क्या रिडक्शन किया कि नहीं, यहाँ से डाइजोटाइजेशन किया कि नहीं, फिर डीएमिनेशन किया कि नहीं। तो नाइट्रो ग्रुप से फ्री होने के लिए आप चाहोगे तो रिडक्शन, डाइजोटाइजेशन, डीएमिनेशन याद रखना है। देखो यहाँ पे आप ये किसका फॉर्मेशन किया, फेनॉल का, ऑरेंज डाई, येलो डाई बोला आपका। यहाँ पे क्लियरली लिखा कपलिंग किसके साथ होगा, यहाँ पे जैसे एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा है यहाँ पे। फिर देखो ये फ्लोरोबेंजीन से बनाते थे हम लोग, बालसेमन रिएक्शन बताए थे आपको। ये सारा रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ा चुका हो ये। देखो यहाँ पे लिखा है डायजोनियम पैटर्न क्या होता है, ये 4 इलेक्ट्रोफाइल होता है, लिखा है यहाँ पे क्लियरली। आप स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेन बाय द ये रेजोनेंस के थ्रू। अब देखो ये स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू दिखा, तो रिंग पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। आप खुद से बताइए पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, डोनेटिंग। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायजोनियम पैटर्न को स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिर देखना है यहाँ पे क्लियरली बोला है, ये सब डायजोनियम पैटर्न पे सॉल्ट लिए यहाँ पे। देखो सल्फोनिक एसिड बनाया कि नहीं, यहाँ पे चेक कर लो। फिर देखो यहाँ पे एनिलीन पे क्या किया है, देखो एसाइलेशन किया, फिर नाइट्रेशन किया आपने, और फिर हाइड्रोलाइसिस किए। यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि प्रोटेक्टिंग द नेस्टर ग्रुप किसके थ्रू, एसिटाइलेशन के थ्रू, क्लियरली बोल रहा है यहाँ पे। सिमिलरली नाइट्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा कि टेरिया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, लिखा कि नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एलिनी इज द टेरिया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स। आई बात समझ में? तो मेनली तो टेरी ऑक्सीडेशन ये सब तो माइनर प्रोडक्ट है। माइनर में डिस्ट्रीब्यूशन आपका 51 से 47 और 2% आपका। फिर देखो यहाँ पे एसाइलेशन से क्या होता है, तो एसिटिलाइट जब बनता है आपका, तो देखो रेजोनेंस दिखा है यहाँ पे, तो क्लियरली बोलता है ये वीकली एक्टिव मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो वही एसाइलेशन एलिनिन में क्या वो बता दिया आपको। फिर यहाँ पे जाओगे तो ये सारा कंडीशन मैंने हिंसबर्ग टेस्ट का बता दिया था आपका। इधर का जितना भी आइसोसाइनाइड टेस्ट था सब बता दिए थे आपको। आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। कार्बोफॉर्मिक एसिड आता है, एनिलीन आता है, एमीन्स आता है, याद करो। बेसिक हाइड्रोलाइसिस नहीं होता उसका, आइसोसाइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है। बताए थे कि नहीं आपको? ग्रिग्नार्ड से भी आइसोसाइनाइड का रिएक्शन बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो ये सारा रिएक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और देखो आप खुद से देखना कि नाइट्रो कंपाउंड जो होता है नाइट्रो, जैसे जाएंगे ये CH3 और ये NO2 जाएंगे, तो नाइट्रो अल्फा पोजिशन, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव। अगर मान लो ये वन लिए और मान ली कि CH3 CHO लेंगे, मैं एसिडिक ऑर्डर पूछूंगा तो वन का ग्रेटर होगा टू से। रीजन क्या होगा खुद से देखो आप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, विड्रॉइंग। एल्डिहाइड क्या होता है, विड्रॉइंग। पावरफुल विड्रॉइंग कौन होगा? इसलिए याद रखना बेटा कि नाइट्रो कंपाउंड में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, दैट आल्सो अंडरगो हैलोजनेशन लाइक द एल्डिहाइड कीटोन्स। नाइट्रो कंपाउंड जो होता है, नाइट्रो कंपाउंड कैन आल्सो फॉर्म कार्बन आयन लाइक द एल्डिहाइड कीटोन। तो नाइट्रो केन को अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो नाइट्रो केन से आप कार्बन आयन बना के एल्डिहाइड कीटोन के साथ कंडेंसेशन भी करवाओगे। तो नाइट्रो केन का कंडेंसेशन भी होता है। देखो मैं एक देखा था, देखो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा हेलोजनेशन, देखो अल्फा हेलोजनेशन कर रहा हूँ यहाँ पे।
देखो, अगर मान लो कि ये कंपाउंड लिया मैंने, ये NO2 लिए, अगर X2 लिए इन बेसिक मीडियम में, देखो अल्फा हाइड्रोजनेशन हो गई। ऐसे ही था ना उसमें। कैसे होगा देखना यहाँ पे कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पे करवा रहे हैं, बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं हम लोग। बेसिक मीडियम में ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये ट्रैप किया यहाँ से। जैसे ट्रैप करोगे तो देखो क्या बनेगा आपका, निगेटिव बनेगा। अब इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं। कर लेंगे ये। अब इसी पे क्या करेंगे देखना यहाँ पे, हेलोजन पे अटैक करवाएंगे अब। इसी तरह के इनोलेट बनाए थे कि नहीं आप। हेलोजन आ गया। कर लेंगे, समझ में आ गया अल्फा हेलोजनेशन। देखो ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा पता है, ये सब आपका जो ये मोमेंटम बूस्टर सब होता है ना, उसमें क्वेश्चन से मिलता है। ये नाइट्रो मीन्स का नाइट्रोजन कंटेनिंग पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए बता रहे हैं, नीट वेट में पूछने वाला नहीं है नाइट्रोफैट को। कर लेंगे ये। देखो, कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखना यहाँ पे, अगर आपके पास कहीं भी एल्डिहाइड कीटोन होगा और यहाँ पे CH2CR होगा, ये नाइट्रो ग्रुप होगा, अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन ले लेना, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता, बेटा यहाँ से वाटर निकाल देना, देखो कंडेंसेशन हो गया कि नहीं। ऐसे ही लॉन्ग कंडेंसेशन था कि नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ किसका लोगे आप, नाइट्रो का। कंडेंसेशन के लिए कितना अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, 2। देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन लिया कि नहीं मैंने। अगर मान लो कि ये साइक्लो इथेनॉल लिए, ये इसको नाइट्रोमेथेन से रिएक्शन करवाएंगे इन बेसिक मीडियम में, क्या होगा बताइएगा। बनेगा। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा मैकेनिज्म, थोड़ा सोचो ना। सब बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। क्या करेंगे, यहाँ से देखो कार्बोनाइन बनाएंगे, यहाँ से कार्बोनाइन इस पे अटैक कराएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, E1C भी मैकेनिज्म होगा, फिर वहां से डिहाइड्रेशन करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा, ये तो पता आपको। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे। तो natural can also participate in condensation reaction with aldehyde and ketones। कर लेंगे। अल्फा हाइड्रोजन किसका लोगे, एल्डिहाइड कीटोन का मत लेना। एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक किसका होता है, नाइट्रो का। इसलिए नाइट्रो ही आपका क्या होगा, कार्बोनाइन का सोर्स होगा, वही डोनर साइड से होता है। कर लेंगे यहाँ पे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका बायोमोलिकुल्स, ये कंप्लीट हो गया।